हेलो दोस्तों, स्वागत है अरोरा आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक फ्रेश नया टॉपिक विच इज़ यूनिट 6 पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज एज वेल एज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मैंने कंसाइज करने की बहुत कोशिश की, तो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो पहला पोर्शन हम देख लेंगे आज की स्टेट पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे इस पोर्शन के थ्रू। तो पहला ये डायग्राम पहले समझिएगा कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करेंगे तो आप इंटरनल फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ पे आपका कॉम्पोजिशन होगा। आपके ऊपर पॉलिटिशियंस होंगे और नीचे सिटीजन्स और यूजर्स और कस्टमर्स होंगे। तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? आपके एनवायरनमेंट से बहुत सारा इंटरेक्शन होगी, एज वेल एज पॉलिटिशियन से एज वेल एज सिटीजन से भी बहुत इंटरेक्शन होगी। आप क्या करोगे? सोसाइटी के थ्रू पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कुछ भी आएगा उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी डिसीजन मेकिंग करोगे। तो यही बात है कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज इज नथिंग बट डूइंग ऐसे चीज़ों करोगे जो उनके इंटरेस्ट पे और नीड पे डिपेंड होती है। तो पब्लिक सर्विस वैल्यू क्या होती है? अप्रेजल ऑफ व्हाट इज क्रिएटेड। अप्रेजल क्रिएट मतलब पब्लिक एक्सेप्ट करती है, सस्टेन करती है कि जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स क्रिएट करते हो इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, वो पब्लिक एक्सेप्ट करके उसमें पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि पॉलिसी एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो लेजिटिमेट हो, फीजिबल हो और सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म में जारी रहेगी। और लोकल नीड्स को, आउटकम्स को ये ओरिएंट करना चाहिए। मतलब आपके जो पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ मतलब आगे जाके देखेंगे कि वैल्यू सिस्टम कैसी होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी पब्लिक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपकी वैल्यूज़ लोकल नीड्स को ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब लोकल नीड्स को ध्यान पे रखते हुए आपको काम करना चाहिए। और क्रिएशन ऑफ अ पब्लिक वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि पब्लिक वैल्यूज आर एंकरिंग द फील्ड। मतलब ये एक एंकर की तरह हार्बर में शिप को रोकने के लिए एंकर जैसे करते हैं, वैसी वाली वैल्यू सिस्टम से एक सिविल सर्वेंट को करप्ट नहीं बनना चाहिए। तभी ये पब्लिक वैल्यूज, पब्लिक सर्विस वैल्यूज विल बी हेल्पफुल। करेक्शन को प्रिवेंट करने में, पब्लिक सर्विस को मैनेज करने में ये बहुत सहायता देगी। अब आते हैं कोर वैल्यूज में। अभी कोर वैल्यूज क्या है? एक तो अकाउंटेबिलिटी है। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब डिस्क्रिशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रूटनी जब भी होगी आप आंसरेबल होंगे। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब डिफाइंड है कि एक्सेप्टेंस, वो गवर्निंग रेजिम में आपका कितना एक्सेप्टेंस है पीपल के अंडर। वो पब्लिक, एक और पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक के नीड्स को ट्रांसफॉर्म करते हुए आप पॉलिसीज डिसाइड करोगे। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी हमने बहुत पहले भी पढ़ रखी है। नॉलैंड कमेटी ने भी कहा था कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दोगे, एक प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को। एक स्पिरिट ऑफ सर्विस और सैक्रिफाइसेस के थ्रू मतलब पेट्रियोटिज्म और अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आप आगे बढ़ेंगे आपके सर्विस के थ्रू। पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है सर्विस वैल्यूज को ऐसे चलाने की, क्योंकि हमारे अभी ब्यूरोक्रेसी एक दो सिचुएशन के बीच में फंस गई है। ब्राइब लें या फिर ना लें, क्योंकि ये ग्रुप इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है और प्राइवेट इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट को घर से तो बहुत प्रेशर आती रहेगी कि हम भी बंगला खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, तो पैसे चाहिए उनके लिए। जब भी करप्शन का कुछ डील आएगा तो उनको लेना चाहिए कि नहीं, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं लेना चाहिए। ये सारे बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट को एक कॉन्ग्रुएंस मतलब उसके थ्रू अलाइन होने के लिए उनका बिहेवियर भी उसी के थ्रू मोरालिटी को अलाइन होना चाहिए। पर ये आजकल बहुत मिसिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारी और मटेरियल और रिसोर्स डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक नीड्स ज़्यादा हो गई है। हमारी जो ग्रीड है ना वो ज़्यादा होगी हमारे, इन द सेंस कि ब्यूरोक्रेट्स में वो ग्रीड ज़्यादा हो गई है। मल्टी फेसेटेड सोसाइटी, इतना ज़्यादा सोसाइटी है, उतनी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, उतनी उनकी जो नीड्स भी है उतनी डाइवर्स है। और क्रिटिकल एंड एटेंटिव पर्सपेक्टिव इम्प्लाइड इन सिटीजनशिप बहुत तो आवाज़ें उठा रही हैं, खिलाफ जा रही हैं। देन रिस्ट्रिक्टिव सब्जेक्ट्स एंड चेंज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चेंज हो रही है क्योंकि पॉलिटिकल रेजिम चेंज होती जा रही है, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड कॉन्स्टेंट डिमांड यही है कि डिसीजन प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सिटीजनरी पार्टिसिपेशन NGOs के थ्रू या फिर एसोसिएशंस के थ्रू। तो इसकी वजह से ना एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी लाइफ इज इंक्रीजिंग एक्चुअली। मतलब इनके जो एरिया में वर्क है ना वो इंक्रीज होती जा रही है।
अब आते हैं ड्राफ्ट पब्लिक बिल सर्विसेज बिल 2007। अब पहले तो हमने देख लिया था कि अभी का स्टेटस क्या है, मतलब इंडिया में क्या क्या वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कोर वैल्यूज़ जो भी है हमने पढ़ रखी है। तो ओपननेस है, इंटीग्रिटी है, ये सारा कुछ हमने पढ़ रखी है, राइट। तो अभी प्रॉब्लम्स भी देख लिया। प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि सोसाइटी बढ़ती जा रही है, उनकी नीड्स बढ़ती जा रही है, सोसाइटी की डाइवर्सिटी और भी ज़्यादा हो रही है। देखिए रेफ्यूजी का प्रॉब्लम जैसे आ गया, रोहिंग्याज का या फिर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स एंड ऑल दैट, तो आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती गई है। तो इसी चीज़ के लिए हमें पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ का कुछ कोडिंग चाहिए होगा, इसीलिए एक बिल 2007 में रिलीज़ किया है। उसके थ्रू ये कहती है कि पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड को अपहोल्ड करना, ये बहुत ही अच्छा सा पब्लिक सर्विस वैल्यू है। और कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ ऑफ द नेशन को एलिजेंस, मतलब शपथ लेते हो उनके ऊपर, तो उनके अंदर जो भी होगा ना आप वही फॉलो करोगे। एक है ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, डिलीजेंस, कर्टसी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये सारा कुछ नोलन कमेटी के पॉइंट हैं। और फिर आप एडहेयर करोगे, ताकि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है पब्लिक सर्विस ऑपरेशंस में, ठीक है। तो ये सारे क्रक्स पॉइंट्स हैं, बहुत सारा ड्राफ्ट प्रोविजंस है इसमें, पर मैंने 6 पॉइंट्स जैसे लिखने के लायक हो और दिमाग में याद रखने के लायक हो, ऐसे पॉइंट्स ऐड कर रखिए। तो अभी एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास, तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज हमें चाहिए क्योंकि डाइवर्सिटी सोसाइटी है, ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स चाहिए, बहुत कुछ है हमने पढ़ रखी है। पर अभी ये है कि इस पब्लिक सर्विस वैल्यू को डिलीवर करने में बहुत सारे कंसर्न्स और डिलेमास हैं। क्योंकि देखिए करप्शन तो हिस्ट्री के अंदर कब से है, आपको कुछ आइडिया होगा। आप तो सोच रहे होंगे कि आजकल से करप्शन शुरू हुई है, जब से ये स्कैम्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पोस्ट इंडिया पे शुरू हुई होगी, आप यही सोच रहे होंगे। नहीं, ये तो शुरू है वैदिक एज टाइम से ही, तब से लेकर अब तक चली रही है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए ना, कौटिल्य ने खुद कहा था कि करप्शन इज़ इनएविटेबल, मतलब इस सोसाइटी में इनबिल्ट है, वो उसको सेपरेट करना ब्यूरोक्रेसी से बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, पर हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। उन्होंने भी यही कहा था। तो हिस्ट्री देखोगे तो हिस्ट्री में यही कहते हैं कि करप्शन इन इंडिया हैज़ इट रूट्स इन हिस्ट्री। मटेरियलिज्म, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लॉज भी बहुत एज ओल्ड लॉस है, आज के सोसाइटी को रेस्पेक्ट करते हुए या फिर आज की सोसाइटी के अलाइनमेंट के थ्रू लॉस नहीं बन रखी है। देखिए फॉर एग्जांपल इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बहुत पहले की एक्ट है। तो ये एक, और पॉलिटिशियंस भी देखिए ना, कम्युनल है, करप्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं। तो दूसरी तरफ से आप सिविल सर्वेंट्स को देखोगे तो ये सेक्युलर हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, चेंज एजेंट्स की तरह काम करना चाहिए। पर ये दोनों जब हार्मनी में बैलेंस होगा तभी तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन अच्छा सा आएगा ना। एक तरफ से पॉलिटिशियन जब कम्युनल करप्ट हार्बर्स ऑफ क्रिमिनल्स होंगे और सिविल सर्वेंट्स बहुत ही रिस्पॉन्स होंगे, वहाँ पे कंसर्न आ जाएगी। पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमारे भतीजे को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, अब ये क्या करेंगे बताओ कि सिविल सर्वेंट्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया जाएगा भतीजा को, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कोड ऑफ कॉन्डक्ट रूल्स में। इम्पार्शियलिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? यही होता है कि एथिकल कंसर्न्स। अब एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ गुड करना है, मतलब किसी की भलाई देखना है। सिविल ड्यूटीज़ आप परफॉर्म करते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए आपकी कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लेते हो, जैसे कि ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको ध्यान में रखते हुए लॉ को अबाइडिंग करके आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए पॉलिसीज एंड डिसीजंस लेते हो। आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, और आप एक वर्क कमिटमेंट के साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सोशल गोल्स को अटेन करने में आसानी हो जाएगी। आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी फॉलो करना चाहिए आपको, और आपकी जो भी डिसीजन होगा ना, फेयर प्ले होना चाहिए। फेयर प्ले मतलब बिना किसी प्रिजुडिस का, बिना किसी इन्फ्लुएंस का, आपको सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑनेस्टी के तौर पे लेना चाहिए। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख लें, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल कंसर्न्स कैसे हैं देख लेते हैं। आजकल के तो हम देख ही रहे हैं, ब्राइबिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, एडवर्टाइजमेंट पे फॉल्स क्लेम्स देते हैं, और कंपनी प्रॉपर्टीज़ पर्सनल के लिए यूज़ कर देते हैं। सेफ्टी वायलेशंस होती है जॉब के वहाँ पे कुछ करवाने के लिए, सेफ्टी वायलेशंस, एंड देन
कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर देते हैं, जैसे इनसाइडर रिपोर्टिंग हो जाती है। स्टॉक्स आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का के आपके रिलेशनशिप है, तो मतलब यू आर अ रिलेटिव ऑफ वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स इन यस बैंक, तो उस बैंक में आपको पता चल गया कि कल से स्टॉक गिरने वाली है, पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो आप क्या करोगे, आप पैसा निकाल दोगे। ये तो करप्ट प्रैक्टिस है। तो ऐसे सारे प्रैक्टिसेस ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल डिलेमास क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए प्राइवेट बिजनेस हाउसेस के लिए भी एक कोड ऑफ एथिक्स लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर कंपलसरी कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दो, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऐसे क्वालिटी का इंश्योर करो ताकि सारे स्टेक होल्डर्स का बेनिफिट हो जाए, और एक्सेलेंस, ऐसी एक्सेलेंस पाने के लिए आप एफिशिएंट हो जाओ पहले, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। डिलेमास कैसे, एक पब्लिक सर्वेंट ऑफिस के आवर्स के बाद में काम करना चाहिए कि नहीं, आउटसाइड ऑफिस नॉर्म्स, अगर काम कर रहा है तो कैसे नॉर्म्स अप्लाई होगा। देन पब्लिक सर्वेंट पर्सनल ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, आउट ऑफ प्लेस बैंक का एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, ऑल काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी अवॉइड करना चाहिए कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो हमें आंसर करना चाहिए। तो अगला पोर्शन के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे एथिकल डिलेमास को जब कॉन्शियंस आपके बीच में आ जाएगी तो कैसे रिजॉल्व करें, वो अगला सेशन में देख लेंगे। फिलहाल इस सेशन में एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये है 250 वर्ड में आप लिखिएगा कि एन एथिकल एक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय इट्स इंटेंट और कैन इट बी डिटरमिन्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। आप इंटेंशन से कुछ कर रहे हो तो एथिकल है कि नहीं, इंटेंशन से पता चलता है या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होगी उसके थ्रू पता चलेगा, या फिर आप जो करते हो इंटेंशन से उसके थ्रू पता चल जाएगा। विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर एथिक्स टू अप्लाई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप सिंपल एग्जाम्पल ही ले लीजिए, आपके आप रिक्रूटमेंट के डिपार्टमेंट में हो, तो वन ऑफ योर फ्रेंड्स रिलेटिव ओनली हु इज़ वेरी पुअर हैज़ कम टू टेक अप द जॉब, आपने उसको दे दिया क्योंकि वो बहुत गरीब है, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल भी नहीं थी, फिर भी आपने दे दिया। तो इसमें आप कैसे बना सकते हो कि ये तो एक थियोलॉजिकल अप्रोच हो गया। क्यों एक थियोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है, थियोलॉजिकल यही कहती है कि एंड्स को जस्टिफाई करो, मतलब आपको पता है कि उस पर्सन का ये जॉब मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनकी सस्टेनेबिलिटी इसी से आएगी, तब तो आप इसी को कंटिन्यू करते जाइएगा। बट डिओन्टोलॉजी क्या कहती है, आपकी ड्यूटी के खिलाफ बोलती है कि आपकी ड्यूटी तो ये है कि मेरिट के दौरान आपको वो जॉब देना चाहिए। तो डिओन्टोलॉजी, थियोलॉजिकल एंड देन यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। आप अगर कुछ कर रहे हो और उसकी वजह से 2-3 और लोगों की भलाई हो रही है उस चीज़ की वजह से, देन आप वो कर सकते हो। ये एक और कॉन्सिक्वेंस के थ्रू जेएस मिल और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के थ्रू बताती जाती है। तो ये सारा कुछ तभी हो पाएगा जब हमारे मोरल और कॉग्निटिव जो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग है, उन दोनों को एक साथ रखे हुए हमें गुड जजमेंट लेना होगा। यही है इस आंसर का इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर। तो आप अपने तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल्स बताइएगा। जस्ट डोंट राइट जो भी एग्जाम्पल मैं ही बता रही हूँ, आप खुद एग्जाम्पल सोचिएगा, न्यूज़पेपर से उठाइएगा। अपने आसपास में कुछ ना कुछ सुने होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हो, लोकल न्यूज़पेपर्स में कि किसी ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया, क्यों रिज़ाइन कर दिया, उनकी इंटेंशन क्या थी, उनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। ये सारा कुछ आप डिसाइड करके थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके एक अच्छा सा आंसर लिख लीजिए, चाहे वो 150 भी हो जाए, फिर भी आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये है फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एज वेल एज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ फॉलो द चैनल।